हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है ना, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। d4y अपॉन dx4 प्लस माइनस a4y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को करने से हमें ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे जो कि आपको और क्वेश्चंस में फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने लायक है। d4y बाई dx4 माइनस a4y इक्वल टू 0, मतलब 4 पार तो है, 3 2 1 गायब और सिंपल y है यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी कैन राइट एबव इक्वेशन एज, अब चाहे तो हम लिख सकते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। तो वो जितना आप एलेबोरेट करना चाहते हैं वो आप करिए। पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है, उसी से आपको एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन डालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, d4y माइनस a4y इज इक्वल टू 0, मतलब d4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर आप इसको फर्स्ट डाल दें। ये हमने अपनी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ताकि ऑक्सिलरी क्वेश्चन आराम से बनाई जा सके। इससे ऑक्सिलरी क्वेश्चन पहचानना, उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है। d4 माइनस a4, इससे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे लिख सकते हो क्योंकि d को m से रिप्लेस करना है। यहाँ से थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए हमेशा आप क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी। ये कनेक्टिविटी, ये जो लाइंस होती है कनेक्टिंग लाइंस, ये ज़रूर लिखनी चाहिए आपको। दोबारा आपको इसको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। अभिषेक गुड मॉर्निंग। तो इसमें ये हो जाएगा m4 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी इसको इस फॉर्म में एडजस्ट करके एक बार तो हम फैक्टर कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा। प्रीति मौर्य गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है प्रीति? तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें इससे, तो m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को तो एक बार m प्लस a माइनस a और फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए कैसे करके हम इसके भी फैक्टर कर देंगे, और वो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी i का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि i इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, यानी कि i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ऊपर का मैं थोड़ा सा ये भी मिटा रहा हूँ। m स्क्वायर आप माइनस इंट्रोड्यूस कर दीजिए और एक बार आगे i स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ जाना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताए। प्लस a स्क्वायर है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस इंट्रोड्यूस करके i स्क्वायर लगा दूँ तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात वहीं की वहीं रही। इसी प्लस को मैंने सॉल्व करके ये लिखा है और उसके बाद a स्क्वायर अपना लगा दिया हमने। ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट। अभी इसे नहीं करते फैक्टराइज, एक साथ करेंगे दोनों को, ठीक है। ये ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इससे पहले ये नहीं कहीं यूज़ किया है तो ये सोचने में आपको पहली बार दिक्कत आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें m स्क्वायर माइनस IA का स्क्वायर और ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप सबके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए आप लोग। और अगर छूट भी जाए किसी का तो बाद में वीडियो को दोबारा देख करके उसको करा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस IA, m माइनस IA, और ये हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे m प्लस a एंड m माइनस a इज इक्वल टू 0।
तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसके रूट्स निकालने में कुछ प्रॉब्लम हुई हमें, और उस प्रॉब्लम को हमने आई के कंसेप्ट से सॉल्व किया। अब हम एम 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 सब बन गए फैक्टर, एम की वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। तो देखिए एम की वैल्यू जो है वो एम्प्लाइज़ दैट एम इज़ इक्वल टू, इससे आएगी माइनस आई ए और इससे आएगी प्लस आई ए, तो वो प्लस माइनस आई ए आप एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि ये रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी हेल्प से m की वैल्यू कितनी आएगी, कॉमा एक वैल्यू आएगी माइनस ए और एक वैल्यू इससे कितनी आएगी a। तो हमारे पास 4 रूट्स निकले हैं, जिसमें से 2 तो डिफरेंट हैं, रियल हैं, लेकिन 2 हमारे इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी हमेशा पेयर में ही निकलेंगे। 2 हैं, एक प्लस आई ए एक माइनस आई ए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे 0 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। 0 प्लस माइनस आई ए मतलब कहने का ये है कि ये हमारा a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म का इस तरह से हो गया जाके। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हमें मालूम है जब इसके CF लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो e की पावर में आता है क्या, ये रियल पार्ट, और अंदर a cos x और b sin x में ये यहाँ पे a इन्वॉल्व होगा जा करके। तो इस बेस पे ज़रा हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तरीका क्या होगा लिखने का, हैंस सॉल्यूशन विल बी, तो y इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि होमोजीनियस के केस में y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। PI निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमने अलग से आर्टिकल देखा था। तो CF और CF की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ लिख देंगे। CF हमने देख रखा है, जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो वो कितना हो जाता है, e टू द पावर 0x। ध्यान दीजिए ये चीज़ यहाँ उतर के आ रही है, a cos, ये वाली चीज़ यहाँ उतर के आएगी, प्लस b sin ax। इसके बेस पे आप लिखोगे प्लस C1, C यूज़ नहीं हुआ ना कांस्टेंट, तो इसलिए C1 e टू द पावर माइनस ax प्लस C2, अब इसके करस्पॉन्डिंग e टू द पावर प्लस ax। ये आपका आंसर बनेगा। कंप्लीट करिए और समझिए इस चीज़ को। आंसर क्या, एक लाइन और बढ़ जाएगी अब हमारे पास। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, e टू द पावर 0x को 1 कर दोगे, तो यानी कि ये सिंपली बचेगा a cos x प्लस b sin x, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस C1 e टू द पावर माइनस ax प्लस C2 e टू द पावर ax। चूँकि ये हमारा इस तरह का पहला क्वेश्चन है, तो आप देखिए हमने ज़ीरो को पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि हाँ कॉम्प्लेक्स में तो सीधे बस ये हटा दें तो सीधे a cos x प्लस b sin x होता है। ऐसा कंसेप्शन मिसकंसेप्शन नहीं आना चाहिए। आप आज की डेट में तो अवेयर हो इस चीज़ से कि आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा है ये बात कि हाँ e टू द पावर ये लगता है, लेकिन 15-20 दिन 1 महीने बाद भी आपको ये चीज़ याद रहेगी ऐसा मुश्किल है। हाँ a cos ax प्लस b और b sin ax, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो लिखा है शायद मैंने, है। अच्छा नीचे लिखने में गलती कर दी है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक। अमित तुमने जो PDF भेजी थी ना, उससे जब मैंने वीडियो बनाया है तो उसमें ये चीज़ समझा दी है मैंने, ठीक है ना, कि ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, उसमें एक्स्ट्रा बता दिया है मैंने। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सर मैथ्स का न्यू बैच बंद कर दिया है क्या? नहीं, बंद नहीं किया है मैंने। जब क्वेश्चंस चलते हैं तो उस टाइम पे लाइव क्लास ऑफ कर देता हूँ। कल लाइव क्लास हुई है, कल लाइट नहीं थी ना, 8 से 9 लाइट नहीं थी, 9 से 10 लाइट नहीं थी, 10:10 पे लाइट आई है मेरे यहाँ, ठीक है ना। 10:10 पे लाइट आई है, तो मैंने फिर वो वाला 10 बजे वाला बैच लिया है, और उसका टाइम आज से मैंने कर दिया है रात के 8 से 9। मैं आप लोगों को भी बता दूं कि 8 से 9 रात में जो है वो 10 बजे वाला बैच कर दिया है। आपका बैच जो ये सुबह चलता है ये 24 तक तो चल जाएगा, ठीक है ना, 24 तक चल जाएगा ये सुबह 8 से 9 और 9 से 10। लेकिन 25 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और वो एग्ज़ाम में मुझे 7 बजे बजाना होगा स्कूल। तो ऐसे केसेस में जो है हम दिन सुबह नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे ये बैच।
तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो 8 से 9 वाला बैच है, यानी कि जो चल रहा है, ये आपका शाम 6 बजे से हो जाएगा, और जो आपका 9 से 10 चलता है डिजिटल वाला, वो 7 बजे से हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक कि पेपर चल रहे हैं। पेपर लगभग चलेंगे 7 तारीख तक पेपर चलेंगे, 7-8 तारीख तक। तो 25 से लेकर 7-8 तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। शाम को हो सकता है नेट की प्रॉब्लम भी हो आप लोगों को, लेकिन अब जैसे तैसे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, इवनिंग में 6 बजे से ये सुबह वाला बैच, और शाम वाला 7 में। अब अगर अर्ली मॉर्निंग करें तो शायद मुझे लगता नहीं चला पाऊँगा मैं उस बैच को। अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 करें तो हो सकता मुश्किल पड़े। इसका मतलब मैथ्स का न्यू बैच 8 बजे रात, हाँ बिल्कुल रात 8 बजे से होगा। और आप चैनल पे जाके देखिए वीडियो सेक्शन में उसका वीडियो पड़ा भी है जो कल मैंने क्लास ली है, उसमें मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ये सब चीज़ें बताई हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कुछ और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, और कई अच्छे एग्जांपल्स आपके रह जाते हैं। तो आपके जो एक्सरसाइज है वो तो वीडियो में आ जाएगी पूरी, और एग्जांपल मैं यहाँ पे कराए दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है अवकल समीकरण d² - 2d + 2, d² - 2d + 2 इंटू वाई, इंटू नहीं है वैसे, वाई केवल लिखा जाएगा, इट इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, जबकि अभी देखिए नई बात जो आ रही है हमारे सामने, t = 0 पर y = dy = 1, y = dy = 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन को सॉल्व कीजिए, ये तो हम पहले करते रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा क्या करना है इसमें कि t = 0 पर y और dy और = ये सब 1 है। मैं पहले आपको समझा दूं ये दूसरी चीज़ है क्या। एक्चुअली जब आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर निकलता है, जैसे मान लिया सपोज c1 e⁻³ 3x + c2 e⁻⁴ x ऐसे करके निकला। ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अभी एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है वो नहीं पता। सपोज करिए इसको सॉल्व करके इस तरह से कुछ आया, तो ये जो हमारा सोल्यूशन होता है ये कैसा कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा या पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन जो है वो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं डाली गई है। याद करिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत में पढ़ा था, चौथे चैप्टर की शुरुआत में, कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लगे हों, यादृच्छिक नियतांक लगे हों, वो आपकी जनरल सॉल्यूशन होती है। और अगर हम इसमें पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, जैसे C1 3 या 4 पुट कर दें, तो फिर ये इक्वेशन आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो आगे दिया हुआ है इन्होंने कि जबकि t = 0 पर y और dy = 1 है, ये देने का मतलब ये है कि आप से ये C1 और C2 भी निकलवाना चाहते हैं। ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए ये कंडीशन दी हैं। अब आप ध्यान दीजिए, दो अगर कांस्टेंट हैं, ये जगह d² है तो दो वेरिएबल आए होंगे, दो रूट आए होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, यानी कि दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए होंगे। तो दो कांस्टेंट अगर चाहिए तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, दो कंडीशन दी हैं। ठीक है, दो कंडीशन क्या दी, पहली दी है t = 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन में t = 0 पुट करके y की और 1 पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, t की वैल्यू x में लिखा है मैंने, वैसे t में होना चाहिए था ये, तो t पुट कर दोगे और y पुट कर दोगे, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन लगाओ, डिफरेंशिएशन, d मतलब डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ y, यानी कि dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, dy/dx निकालेंगे, समथिंग आएगा, और उसके बाद dy की वैल्यू भी 1 है जब t = 0, तो इसमें भी हम t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, dy/dx की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सॉल्व करके C1 C2 में एक इक्वेशन बनेगी। C1 C2 में एक इक्वेशन यहाँ बनी, C1 C2 में एक इक्वेशन यहाँ बनी। आप इनको सॉल्व करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जा करके आपका सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन का यूज़ करके बस हमें करना क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। अगर आप ये बात ढंग से नहीं समझते हैं तो आपको यही क्वेश्चन जो है देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा कि पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो तो आसान थे पुराने क्वेश्चंस और इनमें पता नहीं क्या क्या कर दिया।
तो आप जो है ये चीज़ें जो होती हैं इन पे एक मतलब ओवरऑल नज़र बनाएं इस पे। ऐसा नहीं है कि जो घुमा रहा है उसी में घूमते चले जा रहे हैं और फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आपको। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि करवाना क्या चाह रहा है मुझसे, जो करवाना चाह रहा है अगर आप समझते हैं उस चीज़ को तो आप एग्जीक्यूट करेंगे, आ जाएगा उसको। अतुल मौर्य, अतुल कुमार, अच्छा रिपीट, तो रिपीट एक्चुअली ऐसा है ना अतुल, करते टाइम फिर रिपीट करेंगे, फिर भी नहीं दिक्कत होती तो उसी को रिपीट कर देंगे जो हमने सॉल्व करवाया होगा। अभी तो मैं ऐसे ही ओवरऑल लुक दे रहा था, ठीक है ना। जब सॉल्व करते टाइम आएगा तो दोबारा से उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये तो अच्छे फॉर्मेट में ही दी है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, तो क्या तरीका है, डी को एम से रिप्लेस कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। कई बार ये काम कर चुके हैं तो इस काम में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप देखिए फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, धराचार्य नियम लगा देंगे, ठीक है ना, यूजिंग श्री धराचार्य मेथड। तो m इज़ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से सीधे इक्वेशन का अगर लिखें तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है। दो रूट आने हैं, देखिए प्लस माइनस करके दो रूट आ जाएंगे आपके। अब चांस की बात है, देखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी बनता है या केवल इरेशनल बनता है, अपरिमेय, ये देखना पड़ेगा यूजिंग श्री धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू रूट सीधे निकलेंगे, माइनस b का मतलब क्या हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 1, देखिए यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, और c का मतलब हो गया 2 अपॉन 2 इंटू a का मतलब 1। मैंने बिल्कुल एलेबोरेट करके खोल के बिल्कुल एकदम रख दिया है। अगर किसी को नहीं याद है कि धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है तो ये धराचार्य फॉर्मूला है, कैसे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से उठा के, तो वो ये आपका a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। a 1 है, b -2 है जो यहाँ रखा हमने, और c की वैल्यू 2 है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4 अपॉन 2। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट को लिखें आप i, अंडर रूट -1 को i लिखें, तो ये आपका 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया, अंडर रूट -1 i हो गया, 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, 2 से कैंसिल करिए तो 1 प्लस माइनस i। ये हमारे m की वैल्यू लिखनी है ना, जो कि अधिकल्पित है, मतलब इमेजिनरी रूट्स आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आए हैं। तो जब हमारे पास 1 प्लस माइनस आई ये रूट आ गया तो उस केस में हेंस सॉल्यूशन विल बी, अब होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू सी एफ, और सी एफ ही हमारा सॉल्यूशन होगा y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ। इसके बेस पे कैसे लिखोगे आप, e टू द पावर x, देखिए ये 1 जो है वो यहाँ की e टू द पावर में लगता है, जाकर के जो रियल पार्ट होता है वो e टू द पावर में लग जाता है, और इसका जो कोफिशिएंट 1 है वो आपका a cos 1x यानी कि सिंपल x। अच्छा, एक बात जो हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं वो आप देखिए, अवकल समीकरण डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए, ठीक। और जबकि t इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये आपका d बाई डी एक्स ना हो करके d बाई डी टी है। ध्यान दे रहे हैं आप इस बात को, यहाँ कहीं भी t नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने खोल दिया है कि t की वैल्यू पे y की वैल्यू इतनी इतनी है। इसका मतलब फंक्शन y और x का नहीं है, फंक्शन जो हमारा है वो y और t का है। ये बात क्लियर है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर e टू द पावर आ रहा है ये t कर देंगे, हम इसे a cos t कर देंगे प्लस b sin t कर देंगे, और ये आपका जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने, ये आंसर नहीं है, आंसर तो अब आएगा कि हल करना है, और हल कैसे करना है ये कंडीशन लगा के। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लेने जा रहा हूँ, आप समझिए t इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 है, इतना देखिए पहले एक कंडीशन। तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट t इक्वल टू 0 हमारे पास y क्या है,
1 है। तो फ्रॉम सेकेंड क्या हो जाएगा, अब ये पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, ये कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, ये केवल एक कांस्टेंट निकालने के लिए खेल चल रहा है पूरा। तो आप देखिए यहाँ पे t 0 डाल दीजिए और y 1 है, तो 1 इक्वल टू e टू द पावर 0 a cos 0 प्लस b sin 0। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a cos 1 हो गया प्लस b 0, यानी कि a इक्वल टू 1 आ गया। तो पहला वेरिएबल हमारा निकल गया। e की पावर कैसे आ रहा है, e की पावर वैसे आ रहा है कि 1 प्लस माइनस आई निकला ना, तो ये e टू द पावर पहला रूट जो होता है, पहला रियल पार्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में आता है। यही चीज़ तो मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि मतलब वहाँ पे रियल पार्ट नहीं था तो भी e टू द पावर लग के, इसीलिए सब मैंने समझाया था कि उसको मत भूल जाइए, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। भले ही उसकी वैल्यू पिछले क्वेश्चन में 1 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन लगाने जा रहे हैं, देखिए यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को लगाने से पहले आप ये देखिए कि आपसे कहा जा रहा है t इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएशन जो है वो भी 1 है। तो पहले आप ऐसा करो, डिफरेंशिएट कर लो, फिर बाद में करेंगे हम। डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। t यहाँ भी घुसा हुआ है, t यहाँ भी घुसा हुआ है, तो आपके दो फंक्शन बन गए ये। एक बार हम लिखते हैं फर्स्ट e टू द पावर t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो a cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन t, प्लस b साइन का क्या होगा cos t। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तो सेकेंड हमने लिख दिया a cos t प्लस b साइन t, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर t का e टू द पावर t ही रहेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाली कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम डाल देते हैं यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो dy बाई डी टी आपका 1 है, ये 1 डाल दिया, इज इक्वल टू e टू द पावर t की वैल्यू क्या है 0 पे, e टू द पावर 0 माइनस a साइन 0 प्लस b कॉस 0 प्लस a कॉस 0 प्लस b साइन 0 e टू द पावर 0। 1 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया ब्रैकेट में, माइनस ये 0 हो गया साइन 0 की वजह से, और प्लस b बचा, प्लस इधर a कॉस 0 यानी कि a प्लस b साइन 0 यानी कि 0 बचा। इसका मतलब 1 इक्वल टू बी प्लस ए। अब जो आपका शुरू में a इक्वल टू 1 नहीं आया था वो डाल दीजिए यहाँ पे। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेम में आ रहा है, नहीं फ्रेम में अब नहीं आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 निकाला था तो 1 रख देंगे, तो 1 इक्वल टू बी प्लस 1, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास a और b की दोनों वैल्यू निकल गई हैं। अब हमें सॉल्यूशन को पर्टिकुलर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b इन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, ये वाला जो सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर t, a की वैल्यू आ गई आपकी 1 cos t प्लस b की वैल्यू 0 sin t, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर t cos t। बस ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। मतलब आंसर जो आपका है, आंसर ये नहीं कहा जाएगा, आंसर ये कहा जाएगा। ठीक है ना। अगर आप वहाँ तक करके लाओगे तो पेपर में तो आधे नंबर मान के चलो, आधे भी अगर वो दे दे तो, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन बिना कांस्टेंट पता किए नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो हमने ये दो क्वेश्चन कुछ अलग से थे, ये प्रैक्टिस कर लिए। और बेसिकली प्रॉब्लम तब आएगी आपको, या तो ये इस तरह से कंडीशन दे दे बाउंड्री कंडीशंस, या फिर आपसे ये कह दे कि फैक्टर में प्रॉब्लम हो जाए आपको, है ना। जैसे एक पिछला क्वेश्चन था जिसमें फैक्टर में प्रॉब्लम हुई हमें। ऐसे ही इसमें सार्थक की जो बुक है इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 5 और 6, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 और 6 ये आप जो हैं ज़रूर देख लीजिएगा। और केवल इसलिए ताकि फैक्टर्स कैसे हो रहे हैं, फैक्टर्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस वजह से ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 और 6 थोड़े से टिपिकल बन जाते हैं। और ये ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आप नहीं सोच के गए हो, मतलब वो ट्रिक आपको नहीं अगर पता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे सोचना। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। 5 एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 इनके सॉल्यूशन आपको बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो फैक्टर का कंडीशन है तो फैक्टर वो समझ में आ जाएगा आपको, वो आपके लेवल से मतलब है आपके लेवल रीच में।
कल से जो है हम अब इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, ठीक है ना, पीआई निकालना, वो वाली चीज़ें करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।